हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस पे। तो काफ़ी शानदार टॉपिक है ये, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का ये एप्लीकेशन है, हम लोग को डिटर्मिनेंट में ही पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.6 में क्लास 12 का ये टॉपिक है, काफ़ी शानदार है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, कंसिस्टेंट का हिंदी होता है संगत और इनकंसिस्टेंट का हिंदी होता है असंगत। तो अब इसमें हम ये जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट सिस्टम एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनकंसिस्टेंट सिस्टम, या डिफाइन द कंसिस्टेंट सिस्टम एंड डिफाइन द इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग 23 से ऐड होते चलिए और हेडिंग बनाइए कंसिस्टेंट सिस्टम लिख के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक नंबर में हम लोग को जानना है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम, तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है कि ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट सिस्टम। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोला जाता है कि ये कंसिस्टेंट है। कब? तो इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यदि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाता है। यदि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाता है तो हम समझते हैं कि क्या है, कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कब निकलता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है। जब किसी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be consistent। कब? तो बोलेंगे if its solution exists। यदि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ध्यान दीजिएगा, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, ये नहीं लिखे हैं। तो यदि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाता है तो हम समझते हैं कि क्या है, वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। यदि सॉल्यूशन निकल जाता है तो क्या समझेंगे, वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो सॉल्यूशन कब निकलेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे इसका मतलब यही होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो समझ जाइएगा कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकले। यानी ए इनवर्स कब निकलता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, यानी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होता है ना। तो वही चीज़ें कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, तो वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन निकल सके, तो वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें सेकेंड नंबर में आ रहा है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be inconsistent if its solution does not exist। यदि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकले, हल नहीं निकले, तो वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे कि वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का हिंदी होता है असंगत निकाय है, ठीक है। तो आइए इसमें सेकंड वाले को हम लोग लिखते हैं। बाबू आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, दो नंबर में आप हेडिंग बनाइएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम लिखे। इनकंसिस्टेंट
सिस्टम लेके आप हेडिंग बनाई, यानी असंगत निकाय लेके हेडिंग बनाई। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी का मतलब कहा जाता है इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट if its solution does not exist। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। क्या लिखे हैं इसको देखिए, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है, असंगत निकाय है। कब है? तो देखिए, इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यदि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यदि नहीं निकल रहा है, यदि उसका हल नहीं निकल रहा है, तो वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो सॉल्यूशन कब नहीं निकलेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जा रहा है तो समझ जाइए कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी इन्वर्स ऑफ ए नहीं निकलता है। तो इन्वर्स नहीं निकलेगा तो सॉल्यूशन निकलने का कोई चांस ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे आई डॉट ई का मतलब होता है दैट इज, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। तो यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर है तो हम समझ जाएंगे कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो आप इसमें दो चीज़ अभी सीखें, एक तो सीखे कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा सीखे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका हल निकल सके, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में सीखे कि वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका हल नहीं निकल सके। जिसका हल निकल जा रहा है तो समझ जाइए कि वो कंसिस्टेंट है, और जिसका हल नहीं निकल रहा है तो समझ जाइए कि वो इनकंसिस्टेंट है। हल कब निकलेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। और हल कब नहीं निकलेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो हल निकलेगा, और यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये दिमाग में लॉक हो जाना चाहिए। अब इसमें हम बात करेंगे सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम हल कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि कंसिस्टेंसी कैसे जांच करते हैं। चूँकि एनसीईआरटी में दिया है 1 से लेकर 6 तक का जो क्वेश्चन दिया है, या 1 से 5 तक जो क्वेश्चन दिया है, उसमें लिखा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंसी जांचिए, एग्जामिन करना है, यानी जांचना है कि ये संगत निकाय है कि ये असंगत निकाय है। तो इसमें जानना होगा कि कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो आप लगभग बात समझ चुके हैं, लेकिन आइए इसको मैथमेटिकली हम आपको बताते हैं, और मैथमेटिकली इस पर हम विशेष बात करेंगे। ठीक है, तो आप तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग जैसा कि 2/2 का यदि हमको डिटर्मिनेंट निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, 2 वेरिएबल वाले 2 इक्वेशन लेते थे। 3/3 का निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, 3 वेरिएबल वाले 3 इक्वेशन लेते थे, तो उससे हम लोग 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलता था, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 वेरिएबल वाला 2 इक्वेशन ले लेंगे, 2nd ऑर्डर का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे भी हम, लेटस कंसीडर द इक्वेशन। कोई इक्वेशन मानते हैं, जैसा कि a1x प्लस b1y बराबर दिया गया है c1, ठीक है, और दूसरा है a2x प्लस b2y बराबर दिया है c2। ध्यान दीजिएगा बाबू, a1x प्लस b1y बराबर c1 है,
और a2x प्लस b2y बराबर c2 दिया है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो फॉर्मूला जो लिखा गया है, ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो लिखा गया है, ये जो है ax प्लस by ax प्लस ax बराबर b के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए वो कैसे लिखा हुआ है। तो ax बराबर ये b के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे, सो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम लोग काम ये करेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल जो आप देख रहे हैं, यानी x और y जो वेरिएबल देख रहे हैं, तो वेरिएबल के कोफिशिएंट से, वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम लोग मैट्रिक्स ए समझते हैं। मैट्रिक्स ए किसको समझते हैं? तो वेरिएबल के कोफिशिएंट से, यानी वेरिएबल में यानी x और y जो यहाँ पे दिख रहा है, x और y के गुणांक से जो मैट्रिक्स बनेगा वो समझ जाइएगा कि मैट्रिक्स ए होता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके लिखते चला जाए। तो यहाँ पे ए के जगह पे आप क्या लिखिएगा? तो ए के जगह पे हम लिखे हैं a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 और ये रहा आपका b2। ध्यान दीजिएगा बाबू, मैट्रिक्स ए में किसको लिखेंगे? तो x और y जो वेरिएबल दिख रहा है, इस वेरिएबल के गुणांक से जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो मैट्रिक्स ए होता है। यानी कि a1 b1 यहाँ पर लिख दिया गया, फिर a2 और b2 लिख दिए। यदि x y z रहता तो यहाँ पे क्या होता? a1 b1 c1, फिर होता a2 b2 c2, फिर होता a3 b3 c3। सेकेंड ऑर्डर का है, दो वेरिएबल वाला दो इक्वेशन लीजिएगा तो 2/2 का मिलेगा, और तीन वेरिएबल वाला तीन वो इक्वेशन लीजिएगा तो 3/3 ऑर्डर का वो मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग मैट्रिक्स x निकालते हैं। तो वो x कैसे निकलता है? तो x निकालने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल आप देख रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल में क्या क्या है? तो x और y है। तो वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम मैट्रिक्स x बोलते हैं, और उसको हम लोग लिखते हैं कॉलम वाइज। कैसे लिखते हैं? कॉलम वाइज लिखते हैं। ठीक है, तो ये x बराबर हो जाएगा x और y। ठीक है, ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल लेटर में रहेगा, क्योंकि मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर के द्वारा और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जनरली स्मॉल लेटर के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, जो कि आप मैट्रिक्स में ही पढ़े हैं 3.2 में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x और y हो गया, देखिएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? x और y। तो यहाँ पे क्या है? ये x है, y है, तो x और y को लिखिए। जब तीन वेरिएबल के लिए रहता तो x y z होता, तो यहाँ पे लिखते x फिर y फिर z को। ठीक है, और यहाँ पे ये बाहर जो दिख रहा है, जैसे C1 और C2 जो इक्वेशन के बाहर जो दिख रहा है, राइट साइड में दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको जनरली b के द्वारा डिनोट किया जाता है, और एक कॉलम वाइज एक मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं। जैसे b बराबर लिख देंगे C1 फिर नीचे C2। ठीक है, यहाँ पे b बराबर क्या लिखिएगा? C1 और ये C2। ठीक है, और ये जो फॉर्म जो तैयार हुआ है, ये जो इक्वेशन जो तैयार हुआ है, ठीक है, इक्वेशन जो तैयार हुआ है, और यहाँ पे जो हम मैट्रिक्स जो तैयार किए हैं, इस इक्वेशन पे आप पुट कीजिएगा इस मैट्रिक्स को, तो आपको ये इक्वेशन दोनों आपको मिल जाएगा। देख लीजिए आप, a इंटू एक्स कीजिएगा बराबर b कीजिएगा, ये दोनों इक्वेशन मिल जाएगा। यानी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो a1x प्लस b1y बराबर c1 यहाँ पे हो जाएगा, और दूसरे रो से पहले कॉलम में तो हो जाएगा a2x प्लस b2y बराबर ये c2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड इक्वेशन आपको मिल गया। तो ये किस फॉर्म में दोनों इक्वेशन है? तो ये ax बराबर b के फॉर्म में। a क्या है? तो मैट्रिक्स a जो है वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बना है वो मैट्रिक्स a है। x क्या है? तो x जो है वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बना है वो मैट्रिक्स x है। b क्या है? तो इक्वेशन की तरफ यानी राइट साइड में जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, जैसे कि C1 और C2, तो उससे जो मैट्रिक्स बना है वो b है। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, कैसे पता चलेगा? तो कंसिस्टेंसी जब भी जांचने के लिए कहे तो आप पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा। क्या निकालिएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकालिएगा यदि उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा और 0 के बराबर नहीं होगा,
यानी दो केस बन रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा तो आपको दो केस मिलेगा, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर होगा, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि 0 होगा तो क्या होगा, 0 नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप पहले निकालिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये A1 B1 ये रहा A2 और ये रहा B2, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू क्या हो जाएगा B1, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। इसमें होता क्या है कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं और साइन बीच में हम लोग माइनस का पुट करते हैं। और याद रखिएगा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल की तरफ से, कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल की तरफ से, उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल में हम मल्टीप्लाई करते हैं। और याद रखिएगा फर्स्ट वाले का साइन ऑलवेज प्लस होता है, उसके बाद क्या होता है, माइनस होता है। इसलिए पहले वाले को प्लस में लिखे, दूसरे वाले को माइनस में लिखे। ये आपको डिटर्मिनेंट में 4.1 में ही बताया गया था। तो देख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 के बराबर नहीं होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे दो केस आपको मिल गया। फर्स्ट केस में देखिए, पहला केस कह रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, यदि 0 होगा तो क्या होता है, याद रखिए यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर हो गया इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इसका मतलब क्या है, वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। समझ गए ना बात, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में ही सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो यहाँ पे लिख देंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या लिखेंगे इसको, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, यानी हिंदी में लिखेंगे असंगत निकाय। सिस्टम का हिंदी निकाय होता है। अब देखिए सेकंड केस में क्या है, तो सेकंड केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिखिए सेकंड केस में हम लिखेंगे इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, तो 0 के बराबर नहीं होगा तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम, और इसका हिंदी होता है संगत निकाय। क्या हिंदी हो जाएगा, संगत निकाय। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। देखिए कितना सिंपल है। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो। कंसिस्टेंट सिस्टम में सॉल्यूशन निकलता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, तो आप बेसिकली आप इतना समझ गए। आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आपसे आगे बात करते हैं। और पहले तो इसमें एनसीईआरटी पैटर्न पे हम लोग बना रहे हैं, तो 1 से लेकर 5 तक देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी जांचिए कि बताइए कि संगत होगा कि असंगत हो, यानी कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, इसको चेक करना है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं कैसे कंसिस्टेंसी निकालिएगा। वैसे आपको तो पूरा कंसेप्ट हम आपको बता ही दिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप बाबू 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मिटा देना। चलिए जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है, देख लीजिए, किताब हो तो उठाइए किताब। देखिए यहाँ पे लिखा भी है एक्सरसाइज 4.6 में लिखा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी of the system of equations in exercise
1 to 6। देखिए 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन दिया गया है इसका क्या निकालना है, कंसिस्टेंसी निकालना है। तो आइए 1-2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, बाकी सब आप लोग बना लीजिएगा और जो नहीं बनेगा उसको पूछिएगा। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, तो दिया है x + 2y = 6 और 2x + 3y = 3 दिया है, ठीक है। तो x + 2y = 6 और 2x + 3y = 3 है। इसको देखना है कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है कि ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैट्रिक्स A मानिए, उसके बाद मैट्रिक्स X, तो मैट्रिक्स B। वैसे जनरली इसमें कंसिस्टेंसी निकालने के लिए केवल मैट्रिक्स A की आवश्यकता है, बाकी किसी का कुछ खास आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली लिख देते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो आप डायरेक्ट ही निकाल लीजिएगा, बता देते हैं डायरेक्ट कैसे बनेगा। लेट A बराबर हो जाएगा यहाँ से 1 2 2 और ये 3, 1 2 2 और 3। मैट्रिक्स X में हम लोग लिखेंगे X और Y, ठीक है, और B में हम लोग लिख देंगे 6 और 3। समझ गए बात। तो सबसे पहला काम ये करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकलेगा, तो 1 2 2 और 3 सॉल्व कीजिए। 1 × 3 माइनस 2 × 2, ठीक है ना। 1 × 3 माइनस 2 × 2 हो गया। तो 1 × 3 का मतलब 3 और 2 × 2 का मतलब 4। तो देख लीजिए ये हो जाएगा 3 - 4 यानी -1। और आप जान रहे हैं कि -1 0 के बराबर नहीं होगा। तो -1 यदि 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब आप ही बताइए कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। तेजी से कमेंट बॉक्स से मैसेज कीजिए, तेजी से कमेंट बॉक्स से मैसेज कीजिए। तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। आप हिंदी में लिख सकते हैं संगत निकाय। समझ गए बात को। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखिए तो क्या रिजल्ट आ रहा है। मिटाते हैं इधर से तेजी से बाबू, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा है तो आप हमको मैसेज कीजिए। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए तो समझ में आ रहा है ठीक से। चलिए दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन देखिए। जैसे कि 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है 2x - y = 5 और ये x + y = 4 दिया है। तो आप ये बताइए कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। तेजी से कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। तो तेजी से बाबू कमेंट बॉक्स से मैसेज कीजिए कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। यदि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो ये एक लाइन में बन जाएगा। वो कैसे, तो यहीं से आप बना लीजिएगा, सीधे इसको बना दीजिएगा 2 × 1। देख लीजिए 2 × 1, बीच में साइन माइनस का होता है, और ये 1 × -1। समझ गए बात। 2 × ये 1 हो जाएगा माइनस 1 × -1। तो ये कितना होगा, 2 + 1 यानी 3। ये 0 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा सिस्टम है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। तो बात समझ गया। लेकिन ये तो यहाँ पे बना के दिखाना है, तो आप तो समझ गए हैं कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसको हम मिटाते हैं इधर से। चलिए बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स A में पहले लिखेंगे 2 - 1 1 और 1, 2 - 1 1 और 1। X में आप लिखिएगा X और Y। B में लिखेंगे 5 और ये 4, ठीक है। 2 - 1 1 और 1। X में लिखेंगे X और Y। उसके बाद B में लिखेंगे 5 और 4, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A आप निकालिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे 2 - 1 1 और 1। तो कैसे सॉल्व होगा, 2 × यहाँ पे 1 होगा, 2 × 1, ठीक है। 2 × 1 माइनस 1 × कितना होगा, -1। 2 × 1 बीच में साइन माइनस का होगा, और 1 × ये -1, ठीक है। तो ये 2 जैसे का तैसे, और 1 × -1 यानी -1, और माइनस माइनस मिलके +1 यानी 2 + 1 3 होगा। देखिए ये हो जाएगा 2 + 1 यानी 3 होगा। और आप जान रहे हैं कि 3 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंसिस्टेंट सिस्टम,
हिंदी में संगत निकाय, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका फाइनली रिजल्ट आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम लोग बनाएंगे। तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मिटा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए, यदि आपके पास कॉपी है, किताब है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए और बना के कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि इसका क्या रिजल्ट होगा, ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, तो इसे कमेंट करके बताइए। x + 3y = 5 है, 2x + 6y = 8 है। ठीक है, तो बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, आप मैट्रिक्स ए निकालिएगा, है ना, तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा, उसी से पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे लेट ए = 1, 3, 2 और ये 6। उसके बाद लिखेंगे x = x और y, फिर लिखेंगे b = 5 और ये 8 रहा। ठीक है, तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल के देखिए, केवल मैट्रिक्स ए से ही काम है, बाकी जो आप x और b जो देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन निकालने में काम पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 1, 3, 2 और 6, 1, 3, 2 और 6। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। तो देखिए 1 × 6 - 2 × कितना 3, 1 × 6 - 2 × 3, तो ये हो जाएगा 6 - 6 यानी 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर है। तो आप जानते हैं कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर है तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। समझ गए बात। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, असंगत निकाय। क्या लिखेंगे हिंदी में, असंगत निकाय। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे देख लीजिए, किताब हो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी है, तो 3/3 का है, कोई दिक्कत नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा। याद रखिएगा 0 आएगा, 0 आ जाएगा तो ही इनकंसिस्टेंट, 0 को छोड़कर कुछ भी आता है, ए आए, बी आवे, सी आवे, 1/a आता है, 1/5 आता है, कुछ भी आता है तो वो क्या होता है, वो कंसिस्टेंट में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है बता देते हैं, चूंकि 6 तो इजी है, 3/3 का उसमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा। 5 नंबर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। 5 नंबर में भी हम केवल थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे तो आप लोग से बन जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 नंबर में दिया है 3x - y - 2z = 2 है। ठीक है, उसके बाद दिए है 2y - z = -1 है। उसके बाद दिया है 3x - 5y = ये 3 दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिए हैं क्या नहीं दिया है। जो नहीं दिया है उसका वैल्यू क्या होगा, चूँकि x, y और z ये तीनों होना चाहिए, और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, कहीं x, y, z तीनों दिया है, कहीं y, z दिया है, कहीं x, y दिया है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे x एब्सेंट है, तो x एब्सेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, x का कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे z एब्सेंट है तो z का कोफिशिएंट क्या होगा, ये जानना होगा। तो देखिए यदि कोई टर्म एब्सेंट है इसका मतलब क्या है कि उसका कोफिशिएंट जो है 0 है। यदि कोफिशिएंट 0 नहीं रहता तो टर्म दिखबे करता। यदि 0 × x आता है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 आप इसमें लिखिए या न लिखिए, बात वही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 × x प्लस, यहाँ पे प्लस में है तो इसलिए प्लस हो गया। x देबे किया है, y देबे किया है, z नहीं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 × z हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 × z, 0 × x। अब यहाँ पे आप मैट्रिक्स ए निकालिए, समझ गए होंगे अब, तो प्रॉब्लम आपका सोल्व हो गया होगा। मैट्रिक्स ए में क्या होगा, तो 3 - 1 ये -2, ये 0, ये 2 और ये रहा -1, ये हो जाएगा 3 - 5 और ये क्या रहा 0 रहा। ठीक है, 3 - 1 -2,
ये हो जाएगा 0 2 -1 3 -5 0। उसके बाद x में आप लिख दीजिए x y और z, x y और z। b में आप लिख दीजिए, b में लिखिएगा 2 -1 और ये 3, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल लीजिएगा। जो आएगा यदि जो आएगा मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू या तो 0 आएगा या तो 0 नहीं आएगा। तो यदि 0 आएगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, 0 नहीं आएगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसी बात को तो लिख देना है, समझ गए बात को। अब आइए इस पे हम बात करते हैं आपसे कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल कैसे निकाला जाता है। अभी आप ये समझें कि कंसिस्टेंसी कैसे जांच करेंगे, संगत और असंगत की पहचान कैसे करेंगे। अब जानना है हमको कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप बाबू इसका 23 एक स्क्रीनशॉट लीजिए। कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमको ज़रूर मैसेज कीजिए। सभी लोग हम कमेंट बॉक्स देख रहे हैं। और यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए 8936070140। इस नंबर को आप सेव रखिए अपने मोबाइल में। कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमको व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए और व्हाट्सअप के जरिए हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो मिटाते हैं, इधर से मिटा देना, कमेंट कीजिए तेज़ी से। चलिए अब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल कैसे निकालते हैं। तो लिख देंगे, ऊपर हेडिंग बना देते हैं, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आइए कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मानते हैं, जो थोड़ी देर पहले माने थे उसी को लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे लेट a1x प्लस b1y बराबर c1, और सेकेंड में हम लोग लिखे थे a2x प्लस b2y बराबर c2, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स A में क्या आया था, तो मैट्रिक्स A में आया था a1 b1, ये क्या आया था a2 और ये b2। उसके बाद मैट्रिक्स X में लिखे थे x और y को, तो मैट्रिक्स X में लिख दीजिए x और y को। फिर B में क्या लिखे थे, तो B में हम लोग लिखे थे C1 और C2 को, तो ये C1 और C2 रहा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या किए थे, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाले थे कि पता चले कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ A आप निकालिएगा, ये आ जाएगा a1 b1 a2 b2। डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू निकालिएगा तो a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 होगा। तो इसमें दो केस बन रहा है, या तो ये 0 के बराबर नहीं होगा या तो 0 के बराबर होगा, यही ना केस बनेगा। आप किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, या तो 0 के बराबर नहीं होगा या तो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यदि 0 के बराबर होगा इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी वो क्या है, जब सॉल्यूशन निकल जाता है तो वो कंसिस्टेंट होता है। तो ये पहला क्या है, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे इनकंसिस्टेंट, समझ गए। अब क्या है कि सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब ये कंसिस्टेंट होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे हम काम यही करेंगे कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला, आपको एक इक्वेशन हम लिखे थे ax बराबर b, थोड़ी देर पहले लिखे थे, उसी का इसमें हम यूज़ करेंगे। क्योंकि ये जो लिखा गया है ये कैसे लिखा गया है, ax बराबर b के फॉर्म में लिखा गया, इसी इक्वेशन के माध्यम से फॉर्मूला हमारा निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट, ठीक है। तो केस फर्स्ट में क्या है कि देखिएगा, केस फर्स्ट में क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है,
ठीक है। तो Ax बराबर यहाँ पर लिख दीजिए, नाउ फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन में आप आइए। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, Ax बराबर यहाँ पर b लिखा हुआ है। Ax बराबर क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, ठीक है। तो Ax बराबर b है, तो आप दोनों तरफ A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना से मल्टीप्लाई कीजिए, A इन्वर्स से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इन्वर्स। A इन्वर्स से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे A इन्वर्स इंटू A मिलके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये x जैसे का तैसे रहेगा, और इधर हो जाएगा A इन्वर्स इंटू B हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे A इन्वर्स से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा कि A इन्वर्स इंटू ए, इसको सजा कर भी आप लिख सकते हैं, A इन्वर्स इंटू ए इंटू एक्स बराबर A इन्वर्स इंटू बी। और आप ये जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स और उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, मैट्रिक्स का इन्वर्स और वो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब निकालिएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स बराबर A इन्वर्स इंटू बी। और आप ये भी जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम जिस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे वही का वही मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए I इंटू एक्स यानी x बराबर ये रहा आपका A इन्वर्स इंटू बी। समझ गए बात को। जब ये A इन्वर्स इंटू बी आया, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू आया A इन्वर्स इंटू बी। x का मतलब क्या है, x और y का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि x जो निकला वही आपका सॉल्यूशन निकला, वही आपका वैल्यू निकला, विच गिव्स यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये जो निकला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक हल मिला। यहाँ पे हम लिख भी देंगे विच गिव्स यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ, बोलिए, लीनियर इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, यूनिक हल है, ठीक है। अब देखिए, तो आप तो समझ गए होंगे कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो रहा है, यानी कंसिस्टेंट सिस्टम में है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो x बराबर A इन्वर्स इंटू बी करके निकालेंगे। तो आप बाबू तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर अगले के लिए हम बात करते हैं। चलिए, अब जैसे क्या है इसमें सेकेंड नंबर आप देखिए, सेकेंड केस का होता है कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर हो रहा है, यानी इनकंसिस्टेंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यदि 0 हो जाएगा तो इसमें तो इन्वर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है, इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। तो इस केस में क्या किया जाता है, केवल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला जाता है। यहाँ पे निकालेंगे, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कब निकालेंगे, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तब, ठीक है। तो अब आइए एक प्यारा सा इस पे क्वेश्चन बता देते हैं कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है, और उसके बाद फिर हम आपसे आगे की तरफ बात करेंगे, ठीक है। तो आप तेजी से बाबू एक स्क्रीनशॉट लीजिए। 7 नंबर एक क्वेश्चन हम बता देते हैं बुक से, उसको अब बनाइएगा। एक 7 बन जाएगा तो समझिए पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, और बिल्कुल सिंपल है, आप लोग से बन भी जाएगा। और आपके एनसीईआरटी बुक में तो एक भी जो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम पे क्वेश्चन नहीं है, जितना भी दिख रहा है सब कंसिस्टेंट पे है। 7 नंबर में लिखा है कि सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, system of linear equations using matrix method in exercise 7 to 14, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है 5x
प्लस 2y बराबर 4 और सेकेंड दिया है 7x प्लस 3y बराबर 5। ध्यान दीजिएगा 5x प्लस 2y बराबर 4 और 7x प्लस 3y बराबर 5 है। इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसको हल करना है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसमें एक्स वाई का मान निकालना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहला काम करेंगे हम मैट्रिक्स एक्स निकालेंगे, पहले मैट्रिक्स ए निकालेंगे, फिर मैट्रिक्स एक्स निकालेंगे, फिर मैट्रिक्स बी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेट मैट्रिक्स ए बराबर ये 5, ये 2, 7 और ये क्या है 3 है, 5, 2, 7 और 3। उसके बाद x में हम लोग लिख देंगे x और y को, फिर b में लिख देंगे यहाँ पर 4 और 5 को। समझ रहे हैं ना, 5, 2, 7, 3 ये मैट्रिक्स ए रहा। उसके बाद x और y जो रहा सो मैट्रिक्स x रहा। उसके बाद 4 और 5 जो दिख रहा है ये क्या है, मैट्रिक्स b दिख रहा है। अब इसमें हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे ताकि पता चल जाए कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, फिर आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे तो आप पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा, तो 5, 2, 7 और 3 है, इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो 5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू कितना 2, तो 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14, 15 में से 14 जाएगा तो 1 होगा। और आप देख लिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर, यानी 0 के बराबर ये नहीं है। तो आप जानते हैं कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स जो है निकलेगा। ये क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, इसका मतलब पहले मुझे निकालना होगा ए इनवर्स, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ये पहला इक्वेशन बना लेते हैं। तो x तो आपके पास है, ये है, b भी आपके पास है, आपको चाहिए मैट्रिक्स ए का इनवर्स। तो मैट्रिक्स ए का इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आप निकाल चुके हैं, यानी आपको केवल निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए और उसके बाद काम आसान हो जाएगा। तो एडजॉइंट निकालना तो बिल्कुल आसान है, एक ही लाइन में आप एडजॉइंट 2/2 मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकल रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर दिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो सीधे ट्रांसपोज भी कर दीजिए। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, इसको अदल बदल देते हैं। तो 5, 3 जो आप देख रहे हैं ये 3, 5 हो जाएगा, 5, 3 है तो क्या हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। उसके बाद इधर जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं इसका साइन बदल जाता है, इधर का कुछ नहीं बदले, इधर केवल साइन बदलेगा। तो 2 है तो कितना होगा -2 और 7 है तो कितना हो जाएगा -7। तो यहाँ पे लिख देंगे -2 और यहाँ पर लिख देंगे -7, -2 रहा -7, 5 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 5। इधर का एलिमेंट्स चेंज होता है और इधर का क्या होता है कि इसमें केवल साइन चेंज होता है। हो गया, एडजॉइंट निकल गया। अब ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए में यहाँ से लिख देंगे 3, -2, -7 और 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में 1 है, 1 को पुट कीजिए तो ये 1/1 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। और 1 से आप जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा इस मैट्रिक्स में तो वही रह जाएगा, इसलिए ए इनवर्स बराबर 3, -2, -7 और 5। तो आप क्या निकाल लिए, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स। जब मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकल गया तो अब कोई काम नहीं है, सीधे फर्स्ट इक्वेशन में आप जाइए और उसका वैल्यू निकाल लीजिए, यानी x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन में आने पर। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो आप समझ ही रहे होंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस चाहिए यहाँ। तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स इंटू बी। x की जगह पे यहाँ पे मैट्रिक्स दिख रहा है, इसको आप लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा सीधे x और y होगा।
फिर ए इनवर्स की जगह पे हो जाएगा 3 - 2 - 7 और 5, 3 - 2 - 7 और 5 इंटू बी की जगह पे क्या होगा, तो बी की जगह पे हो जाएगा सीधे 4 और 5, बी में क्या होगा 4 और 5, तो यहाँ पर आप सीधे लिख दीजिए 4 को और 5 को। समझ गए बात। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए इनवर्स में हो रहा है 3 - 2 - 7 और 5, बी में क्या है 4 और 5 लिख दिए, एक्स में क्या है एक्स और वाई। अब इस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालिए, जैसे ही प्रोडक्ट निकालिएगा आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। बाबू तब तक आप इधर से तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए देखिए, तो ये x और y जैसे का तैसे रहेगा और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट निकालने में क्या होता है कि चलते हैं रो से, चलते हैं रो से और चले जाते हैं कॉलम की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 4 यानी 12, 3 चौका 12 हो जाएगा और -5 दूनी ये 10 हो जाएगा, तो 12 - 10। और सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में आइएगा तो 7 चौका 28 लिख देंगे, -28 प्लस 5 5 ये हो जाएगा 25। देखते चलिएगा, 12 - 10, 12 - 10 और ये 7 चौका 28 यानी -28 प्लस 25। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये x और y जैसे का तैसे रहेगा और 12 में से 10 जाएगा तो ये 2 आएगा और -28 में से प्लस 25 जाएगा तो ये -3 आएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ से 2 आ रहा है और y का वैल्यू यहाँ से -3 आ रहा है। यही आपका रिजल्ट है। तो बाबू आप तेज़ी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेज़ी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जितना भी एग्जाम्पल दिए वो सब आपके एक्सरसाइज का ही था, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से बनाए हैं, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट दो ही है, कंसिस्टेंसी कैसे जांच करेंगे और सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया था, इसलिए हम एक्सरसाइज से ही एग्जाम्पल भी ले लिए और क्वेश्चन भी उसका हो गया है एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। तो आप तेईस से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। और यदि आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा है तो निश्चित रूप से आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कीजिए। और बहुत लोग आप देख रहे हैं कि एडमिशन नहीं हुआ है, तो जिसका एडमिशन नहीं हुआ है काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। जिसका फ़ी बकाया है वो लोग से भी काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप फ़ी ज़रूर जमा कीजिए, क्योंकि जो भी क्लास चल रहा है उसमें आप समझ रहे हैं कि नेट लग रहा होगा। अभी नेट का कितना प्रॉब्लम चल रहा है, आप हर एक चीज़ को आप समझ रहे होंगे। काफ़ी कोशिश करके, काफ़ी मेहनत से समझिए कि हम नेट का कनेक्शन लिए, हर एक चीज़ का व्यवस्था किए हैं, क्योंकि अभी तो समय बहुत ख़राब चल रहा है। सो आप लोग को अच्छी तरीक़े से पता है, ये मुझे बताना क्या है। तो आप लोग खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए। और जिसका एडमिशन नहीं हुआ एक बार फिर से हम कहेंगे कि आप जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए और क्लास आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए कुछ भी होगा, क्या होगा नहीं होगा ये आपको नहीं पता है, लेकिन एग्ज़ाम होगा ये आपको पता होगा। कुछ भी होगा तो 12th का एग्ज़ाम होगा, ये मैट्रिक नहीं है कि ऐसे ही पास आउट करा देगा। 12th का तो 12th बोर्ड है, तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। इसलिए आप खूब बढ़िया से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। कहीं भी रहिए, घर में बैठे रहिए, अपना तैयारी करते रहिए। जो भी शिक्षक आपके पढ़ा रहे हैं खूब बढ़िया से आप प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यू क्लास कीजिए। जो भी बताया जा रहा है उसका लिंक आपके पास है। जैसे मैथ का आपका क्लास चल रहा है तो इसका लिंक आपके पास, यदि आपको कोई डाउट हो रहा है तो उसको 1 बार 2 बार 4 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, उसको देखिए। और कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कीजिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चलिए थैंक यू वेरी मच। यदि आप व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं है तो आप हमको मैसेज कीजिएगा। यदि आपको डिटर्मिनेंट का नोट्स नहीं मिला है, असाइनमेंट नहीं मिला है, तो ज़रूर आप हमको व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, आपको हम असाइनमेंट भेजेंगे। चलिए आज के क्लास के लिए बाबू इतना काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट अगले क्लास में मिसलेनियस पे बात करेंगे। इसमें जो डाउट होगा उसको क्लियर करते हुए मिसलेनियस पे बात करेंगे। और मिसलेनियस पे बात करते हुए हम बहुत जल्दी, यानी समझिए कि आप लोग का माने परसों से जो है नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, यानी कैलकुलस शुरू करेंगे। और जैसे कि इसमें मिसलेनियस है तो मिसलेनियस को हम क्या करेंगे, अलग से 1 घंटा टाइम दे के मिसलेनियस को कंप्लीट कर लेंगे। और परसों से हम लोग इसमें कैलकुलस स्टार्ट करेंगे।
पहले लिमिट के बारे में बताएंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी। काफ़ी शानदार है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, काफ़ी समझ में आएगा। चलिए ठीक है, तब थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ओके बाय। और 11th का बैच शुरू हो गया। आपके संपर्क में यदि कोई स्टूडेंट है तो उसको आप मैसेज कर दीजिए, उसको मेरा नंबर भेज दीजिए, निश्चित रूप से वो ऐड हो जाए और अपना क्लास करते रहे। कल ही से 11th का बैच शुरू है, 11th का बैच चल रहा है, तो आपके यदि कोई छोटा भाई बहन है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच।